हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। बढ़िया, एकदम मस्त मजे में। कोरोना वैकेशन का फुल एंजॉयमेंट चालू है। तो बच्चों, फिर से एक बार मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगा अपने प्यारे से क्यूट से चैनल में, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड बाय श्याम सर, है ना। तो हमारा जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट के 6 वीडियो लेक्चर्स हो गए हैं, है ना बच्चों, जो आपने देखे भी होंगे और आपको बढ़िया से समझे भी होंगे। अब यूनिट एंड मेजरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहां बात आती है मेजरमेंट की, तो वहां पर उसके साथ फिजिकल क्वांटिटी का जब भी हम मेजरमेंट करते, जिसके बगैर हमारा फिजिक्स अधूरा है, तो वहां पे मेजरमेंट के साथ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टर्म जुड़ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एरर, है ना। तो आज की वीडियो लेक्चर में बच्चों हम मेजरमेंट में किस तरह के एरर आ सकते, एरर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, हाउ दे कैन बी कैलकुलेटेड, हाउ दे कैन बी मिनिमाइज, इन सब चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठ जाइए और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताते जाता हूं उसको कॉपी में आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना है। ठीक है बच्चों। तो आज का हमारे यूनिट एंड मेजरमेंट का जो टॉपिक है दैट इज एरर्स इन मेजरमेंट। अब सबसे पहले सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एरर किसे कहेंगे हम। अब देखिए, जब भी हम फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जहां पर एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, तो एक्सपेरिमेंट मेजर करते वक्त हम नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते हैं। तो हमारी रीडिंग्स की जो कैलकुलेटेड यानी मेजर्ड वैल्यू है और जो एक्चुअल वैल्यू आना चाहिए उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की, इसमें जो डिफरेंस आएगा उसी डिफरेंस को बोलते हैं बच्चों हम एरर। जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट में कभी भी हमारी जो एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू है वो नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ एरर उसमें आता ही है। तो एरर किसे कहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, एरर इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज एरर इन अ मेजरमेंट। अब जैसे एरर की बात कर रहे हैं बच्चों, तो एरर से रिलेटेड या मेजरमेंट से रिलेटेड और कुछ बेसिक टर्म है जिनको आपको समझना है। अब उसमें एक टर्म आती है, जैसे भी हम बोलते हैं कभी मेजरमेंट किया है कितना एक्यूरेट है, बढ़िया एक्यूरेसी है क्या नहीं। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है ना, एक्यूरेसी हम किसे कहेंगे। अब हम कब बोलते हैं कि हमारी कोई भी मेजरमेंट, जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट की हुई जो भी हमारी वैल्यू है वो कितना एक्यूरेट हुई, कैसा समझेगा हमें, जितना कम एरर्स आएंगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी रहेगी। तो एक्यूरेसी को हम कैसे रिलेट करते विद द मेजरमेंट और विद द एरर। देखिए एक्यूरेसी में क्या लिखा है बच्चों, हाउ क्लोज द मेजरमेंट इज टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, यानी हमारा मेजरमेंट, हमारी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कितना क्लोज है, मतलब कितने कम एरर आए वो बताएंगे हमारा मेजरमेंट कितना एक्यूरेट है। बराबर है। अब एक्यूरेसी समझ में आई, जितने कम एरर्स आएंगे उतना ज्यादा हमारा मेजरमेंट कैसा रहेगा, एक्यूरेट रहेगा। अब एक्यूरेसी से रिलेटेड ही और एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड एज प्रिसीशन। अब प्रिसीशन का मतलब क्या होता है, प्रिसीशन मतलब हाउ रिलायबल आवर मेजरमेंट, मतलब हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में हम नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते हैं, है ना, ताकि हमारे जो मेजर्ड वैल्यू है वो सही है या नहीं, इससे हमें पता चलता है। तो अगर हम जैसे नंबर ऑफ रीडिंग्स ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में करंट का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम में जैसा फर्स्ट रीडिंग आई हमारी 1.3, फिर दूसरी रीडिंग आ रही 1.6, फिर 1.7, फिर 1.4, ऐसी रीडिंग आ रही है, तो हम इसको एकदम एक्यूरेट है ऐसा नहीं बोल सकते। हम एक्यूरेसी कब आएगी, जब हमारी प्रिसीशन ज्यादा अच्छी होगी। मतलब प्रिसीशन मतलब क्या, जैसे 1.4 आ रही, 1.5, 1.4, 1.3, यानी एक फिक्स वैल्यू के क्लोज वैल्यू, मतलब बार बार वही चीजें अगर रिपीटेड हो रही है तो हम बोलेंगे हमारा मेजरमेंट कैसा, प्रिसीशन है। मतलब मेजरमेंट में जो एक्यूरेसी और प्रिसीशन है वेरी क्लोजली रिलेटेड टर्म्स है। ठीक है, तो प्रिसीशन में बच्चों क्या कहेंगे हम, इट इज द टर्म यूज्ड टू सी हाउ रिलायबल एंड कंसिस्टेंट मेजरमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट,
मतलब हमारी जो भी एक्सपेरिमेंटल मेजर्ड वैल्यू आ रही है वो कितनी कंसिस्टेंट है, यानी 1.4 ऐसी कितने बार रिपीट हो रही है या उससे कितनी क्लोज वैल्यू आ रही है, वो बताएगा कि हमारा जो मेजरमेंट है वो कितना प्रिसीशन है उस मेजरमेंट में। ठीक है, अब ये कुछ बेसिक टर्म है एरर से रिलेटेड, दैट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। अब कितने टाइप्स के एरर होते हैं ना, हम जनरली जब भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं तो जो बेसिक टाइप्स ऑफ एरर होते हैं उसमें फर्स्ट नंबर होता है हमारा सिस्टमैटिक एरर। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ तो भी हमें, सिस्टमैटिक एरर मतलब एरर इन अ सिस्टम। जैसे सिस्टम किसे कहेंगे, जैसे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है वो भी उस सिस्टम का एक पार्ट है, हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम भी उस सिस्टम का एक पार्ट है, जो भी इंस्ट्रूमेंट का यूज हो रहा है, जो भी सेटिंग कर रहे हैं हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, ये सभी किसी के पार्ट है, सिस्टम के पार्ट है। तो इस सिस्टम में जो भी पार्ट्स है उनमें डिफरेंट तरीके के एरर आ सकते हैं, इसीलिए हम सिस्टमैटिक एरर को बच्चों 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन सी 3 कैटेगरी है, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकेंड वन इज द एरर ड्यू टू फॉल्टी सेटिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल सेटिंग कर रहे हैं अगर उस सेटिंग में ही हम फॉल्ट मतलब उसमें ही फॉल्ट है तो ऑब्वियस है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कैसा रहने वाला है, फॉल्टी रहने वाला है। और थर्ड वन इज द पर्सनल एरर, खुद के गलती के वजह से, पर्सन के गलती की वजह से जो एरर आएंगे उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, पर्सनल एरर। तो चलो इन सभी एरर्स को हम वन बाय वन विथ एग्जांपल समझते हैं। अब बच्चों इंस्ट्रूमेंटल एरर किसे कहेंगे, अब इंस्ट्रूमेंटल एरर इस नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एरर है। तो बच्चों जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट का यूज करते, अगर जब हम जो इंस्ट्रूमेंट वहां पर पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं अगर उसमें ही कंस्ट्रक्शन ही हमारा उसका फॉल्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम थर्मामीटर का यूज करते बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो वहां पे अगर हम 1 डिग्री मेजर कर रहे हैं, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, अगर वहां पे हम एक्चुअली 1 डिग्री हमें दिखा रहा है वो, बट एक्चुअल में उसकी जो टेम्परेचर की वैल्यू है 0.99 डिग्री सेल्सियस ही होंगी, तो है ना, मतलब एक सिंपल सी बात ध्यान में रखिए, इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब हम जब पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का यूज करके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे, अगर वो इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी हो, माने उसका कंस्ट्रक्शन करते वक्त अगर कुछ गलतियां हुई होंगी तो वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, एक कांस्टेंट एरर देगा। मतलब जैसे आप 1 डिग्री सेल्सियस मेजर कर रहे हो तो 0.99, 2 डिग्री सेल्सियस मेजर करोगे तो भी मतलब 0.1 डिग्री का एरर है हमें कंटिन्यूअसली मिलता ही रहेगा उस एक्सपेरिमेंट में। तो इसीलिए बच्चों इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज कांस्टेंट एरर। मतलब उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में जो भी फॉल्ट है, जो भी मतलब कंस्ट्रक्शन के वक्त वहां पे जो भी गलतियां हुई होंगी तो वो एरर तो कंटिन्यूस ही रहने वाला है, हर बार वो कॉन्स्टेंटली वही सेम एरर देते रहेगा। इसलिए बच्चों इस एरर को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम कांस्टेंट एरर भी कहते हैं। अब इस कांस्टेंट एरर को या इंस्ट्रूमेंटल एरर को अगर हमें मिनिमाइज करना है तो क्या कर सकते हैं, हम उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से उस इंस्ट्रूमेंट को हटाकर सेम दूसरा इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, है ना, जिसमें ये जो फॉल्ट है वो नहीं रहेगा। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम इजीली रिमूव कर सकते बाय एक्सचेंजिंग और चेंजिंग दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। अब सेकेंड बात करते हैं, दैट इज एरर ड्यू टू फॉल्टी एक्सपेरिमेंटल सेटिंग। अब जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों तो एक प्रॉपर सेटिंग की जाती है एक्सपेरिमेंट की, कनेक्शंस प्रॉपर होना चाहिए। अगर हम सेटिंग करते वक्त ही कुछ फॉल्ट अगर आ जाता है उसमें तो ऑब्वियस है हमारा फाइनल रिजल्ट जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है, उसमें भी फॉल्ट आने वाला है। तो सेकेंड टाइप ऑफ जो एरर है हमारे मेजरमेंट में आता है ड्यू टू द फॉल्टी सेटिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, है ना। अब अगर हमें बार बार जैसे हम नंबर ऑफ रीडिंग्स ले रहे हैं और हमें पता चल रहा है हमारी एक्चुअल वैल्यू इतनी होनी चाहिए बट एग्जैक्ट मतलब उतनी नहीं आ रही, बार बार उसमें डिफरेंस आ रहा है, तो
हमारा काम है कि हमें फिर से एक बार एक्सपेरिमेंटल सेटअप को प्रॉपरली चेक करना है। फिर से अगर हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप को चेक करके अगर कहीं गलती है तो उसको सुधार सकते हैं, और उस सेटिंग को सुधार के हमारे एक्सपेरिमेंट में जो भी फॉल्ट आ रहा है, जो भी एरर्स आ रहे हैं, उसको इजीली मिनिमाइज कर सकते हैं। बराबर है बच्चों। तो जैसे हमारे सर्किट में एक प्रॉपर 10 एम्पियर का करंट फ्लो होना चाहिए, उसके लिए हमने रेओस्टैट यानी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है फिजिक्स में, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये जो आवाज आ रही है बच्चों, इन आवाज को आपको निगलेक्ट करना है, इससे हम डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चों कि अगर हमने रेओस्टेट को रेजिस्टेंस को प्रॉपरली सेटअप नहीं किए तो हो सकता है अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी हमारे हाथ से तो करंट की वैल्यू कम मिलेगी, बिकॉज आपने ओम्स लॉ में पढ़ चुके हो करंट एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर कभी हमने रेजिस्टेंस को कम कर दिया तो करंट बढ़ सकता है। तो अगर हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में ही कुछ गलतियां होगी तो उसके वजह से हमारे फाइनल रिजल्ट पे भी उसका असर आने वाला है। इसीलिए जो सेकेंड टाइप ऑफ एरर है सिस्टमेटिक एरर के कैटेगरी के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज एरर ड्यू टू फॉल्टी सेटिंग, और इसको हम इजीली मिनिमाइज भी कर सकते हैं प्रॉपर सेटिंग करके, ठीक है। जो थर्ड पार्ट होता है दैट इज सिस्टमेटिक एरर का बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर मतलब जो भी पर्टिकुलर पर्सन उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है, अगर वही गलती कर रहा होगा तो ऑब्वियस है एक्सपेरिमेंट में तो फॉल्ट आना ही है। तो ह्यूमन बीइंग जो भी पर्टिकुलर पर्सन है वो अगर एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करते वक्त गलतियां करेगा तो उस टाइप का जो एरर रहेगा उस एरर को हम बोलेंगे बच्चों पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर का एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते। सपोज मान लेते हैं हम हमारे पास एक पेंडुलम है। पेंडुलम तो समझता है आपको, वॉच में वॉल जो वॉच होती है उसके अंदर पेंडुलम होता है। तो पेंडुलम कौन सा मोशन परफॉर्म करता है पता है क्या? चलो नहीं पता होगा तो ध्यान से सुनिए। पेंडुलम जो मोशन परफॉर्म करता है इस मोशन को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। इसी मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? देखो जैसे जब तक कि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है ये रेस्ट में रहेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। फिर क्या होता है यहाँ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक के जाता है, आपने देखे होंगे सभी ने पेंडुलम, और फिर वहां से जीरो पर आता है, फिर से इधर जाता है, फिर तो ये जीरो यानी मीन पोजीशन बोली जाती है। मीन से मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ले लेते इधर, फिर जीरो पर यानी मीन पर, फिर निगेटिव मैक्सिमम, फिर जीरो। तो ये जो होता है बच्चों इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन होना। तो सपोज हम एक सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमें उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने के लिए कितना समय लग रहा है, तो या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हो रहे किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो हम क्या करेंगे, हमारा काम है कि जो भी पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन को प्रॉपरली कैलकुलेट करना चाहिए। अब ये मेजरमेंट करते वक्त अगर जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसका ध्यान इधर उधर चला गया और उसका एक ऑसिलेशन मिस हो गया, क्या होगा? ऑब्वियस है ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन में फॉल्ट आएगा। उसका कैलकुलेशन करते वक्त हमारे फाइनल रिजल्ट में भी फॉल्ट आएगा। मतलब खुद ह्यूमन बीइंग के वजह से, किसी पर्सन के वजह से जो एरर्स आएंगे बच्चों, उस एरर को हम कहेंगे पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर को भी हम सुधार सकते हैं। अगली बार एक्सपेरिमेंट करते वक्त ध्यान को इधर उधर नहीं भटकाना है, हमें प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट करके एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारा जो पर्सनल एरर आ रहा था हमारे खुद के गलती की वजह से उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो जो सिस्टमेटिक एरर्स है बच्चों, ये हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, बाय डूइंग द प्रॉपर सेटिंग एंड बाय डूइंग द प्रॉपर एक्सपेरिमेंट विदाउट एनी मतलब विदाउट एनी फॉल्ट, ओनली ड्यूइंग प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इन एरर्स को तो मिनिमाइज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी होती है बच्चों एरर्स की, दैट इज कॉल्ड एज रैंडम एरर। अब रैंडम का मतलब क्या होता है? अचानक होने वाली जो चीजें होती है उसको हम कहते हैं रैंडम। इसीलिए रैंडम एरर को और एक नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सीडेंटल एरर। एक्सीडेंट मतलब क्या? अचानक होने वाली जो घटनाएं होती है उसको बोलते हैं हम एक्सीडेंट हो गया, है ना, जो हमें पता नहीं रहती होने वाली है करके। तो
ऐसे एरर को बोलेंगे हम रैंडम और एक्सीडेंटल एरर। अब रैंडम और एक्सीडेंटल एरर कैसा आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ओम्स लॉ हम परफॉर्म कर रहे। ओम्स लॉ ने क्या बताया बच्चों कि जो करंट फ्लो हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय दैट पर्टिकुलर बैटरी और सेल। तो हम जितने वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं उसके प्रोपोर्शन में करंट बढ़ना चाहिए। बट ओम्स ने क्या बताया था, ये वोल्टेज और करंट तभी प्रोपोर्शनल रहेंगे जब फिजिकल कंडीशन ऑफ सराउंडिंग कैसी रहेंगी, कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो सर्किट में रेजिस्टेंस पे असर होता है, रेजिस्टेंस अगर चेंज होगा तो करंट चेंज होगा। तो इसीलिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसे ओम्स ने हमें बताया। अब सपोज हम ओम्स लॉ को परफॉर्म कर रहे और अचानक से धूप निकल गई कड़क, टेम्परेचर चेंज हो गया, क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा, सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी तो करंट चेंज होगा। और ऐसा होगा कि हम वोल्टेज बढ़ा रहे, करंट बढ़ना चाहिए, बट टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ा और करंट कम होना चालू हो गया, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो सराउंडिंग में जो चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, मतलब किसी पर्टिकुलर रीजन में जो अचानक जो चेंजेस हो गए, मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं और अचानक से भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, चीजें हिल गई, एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ तो फॉल्ट आएगा उसकी वजह से। तो जो अचानक होने वाली चीजें, अचानक होने वाले चेंजेस है, दैट इज रैंडम चेंजेस, उनको उनके वजह से जो हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पे फर्क आएगा, तो ऐसे एरर्स को कहेंगे बच्चों हम रैंडम एरर। ठीक है, तो रैंडम एरर मतलब अचानक से होने वाले चेंजेस के वजह से एरर्स आते हैं, इसीलिए इन एरर्स को मैंने क्या बोला, और एक नाम देंगे हम, दैट इज कॉल्ड एज एक्सीडेंटल एरर। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर व्हाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट। अब इन एरर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ एरर क्या होता है, कैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स को कैलकुलेट करेंगे, तो चलो उसको डिस्कस करते हैं। अब बच्चों बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ एरर क्या होता है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स जो हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में आएंगे उसे हमें कैसे कैलकुलेट करना और उनको हम कैसे डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो एस्टिमेशन ऑफ एरर स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम समझेंगे मीन वैल्यू क्या होती है। अब सभी को मतलब सुना हुआ वर्ड ये मीन मतलब क्या होता है, एवरेज वैल्यू, किसी भी चीज का मीन निकालना मतलब एवरेज निकालना। अब एवरेज निकालना मतलब क्या होता है, देखिए जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते हैं बच्चों, है ना, 5, 10, 15 ऐसी रीडिंग्स लेते हैं, तो उन सभी रीडिंग्स का एवरेज निकालना यानी ही होता है एवरेज वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ रीडिंग्स इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ मीन वैल्यू। जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त n नंबर ऑफ रीडिंग्स ले रहे, फॉर एग्जांपल A1, A2, A3, ऐसे n नंबर ऑफ बच्चों हमने रीडिंग्स लिए, ठीक है। अब हमें इन रीडिंग्स का मीन वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालोगे, मीन वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ रीडिंग्स इज नथिंग बट, सिंपली क्या करते हैं बच्चों, मीन निकालते वक्त ए मीन मतलब मीन वैल्यू ऑफ दीज ऑल द रीडिंग्स, हम क्या करते हैं सभी इंडिविजुअल रीडिंग्स का सम करेंगे 1 by 1 अप टू जितनी भी रीडिंग्स है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स। तो n नंबर ऑफ रीडिंग्स अगर हम ले रहे हैं तो हमारा मीन निकालते वक्त क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल रीडिंग का सम करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रीडिंग। तो ये हमें किसकी वैल्यू देगी बच्चों, मीन वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर जो नंबर ऑफ हमने क्या किया, नंबर ऑफ रीडिंग्स लिए उसकी मीन वैल्यू मिली। तो ये मीन वैल्यू क्या होती है, दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वैल्यू, मतलब इसके करीब हमारे एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो रहता है, ठीक है। अब इसी एवरेज और मीन वैल्यू को हम और कैसे लिख सकते हैं बच्चों, एक शॉर्टकट में अगर इसको लिखना चाहते हैं तो ए मीन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर रहे हैं 1 by n, मतलब नंबर ऑफ जितने भी रीडिंग्स है उसके सम को n से डिवाइड कर रहे, तो इसको 1 by n को साइड में कर देता हूं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल रीडिंग का सम करते जा रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ, किसका कर रहे हैं, ईच इंडिविजुअल रीडिंग का सम कर रहे हैं, A1, A2, A3 अप टू n तक के, तो हम इसको लिखेंगे AI
और इस i की वैल्यू कहां से कहा जा सकती है बच्चों, 1 2 3 4 अप टू n। तो i समेशन ऑफ ai एंड i वेरीज फ्रॉम 1 टू n। तो इस तरीके से हम किसी भी एक्सपेरिमेंट पे जब नंबर ऑफ रीडिंग्स लेंगे तो उन रीडिंग्स की मीन और एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मीन और एवरेज वैल्यू किस लिए हमें मतलब डिस्कस करना जरूरी था, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट एस्टिमेशन ऑफ एरर है दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। जब भी हम नंबर ऑफ रीडिंग्स दिए रहेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, हमें नंबर ऑफ रीडिंग्स दिए रहते हैं, जैसे A1 A2 A3 ऐसे मैंने नंबर ऑफ रीडिंग्स अज्यूम किया था बच्चों। तो ऐसी नंबर ऑफ रीडिंग्स हमें क्वेश्चन में दी रहती है और बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर निकालिए, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालिए, रिलेटिव एरर निकालिए, परसेंटेज एरर निकालिए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स को कैसे कैलकुलेट करना वही हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले। तो जैसे एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या, अब एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है बच्चों, जहां पर हम प्लस या माइनस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट एरर। देखो यहाँ पे हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू। देखो ऐसे नंबर ऑफ रीडिंग्स दिए रहेंगे तो सबसे पहले हम मीन वैल्यू निकाल लेंगे। अब मीन वैल्यू का डिफरेंस किसके साथ, डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड व्हाट, ईच इंडिविजुअल वैल्यू। ईच इंडिविजुअल वैल्यू मतलब A1 A2 A3 A4, ये हर एक इंडिविजुअल वैल्यू है, उसका मीन वैल्यू के साथ जो डिफरेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। तो जैसे फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट एरर फॉर, अगर मुझे A1 जो पहली हमारी इंडिविजुअल रीडिंग है उसके लिए हमें एब्सोल्यूट एरर को निकालना है, तो कैसे लिखोगे बच्चों इसको, डेल्टा A, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, ये मॉड जो सिंबल होता है मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं, इसका मतलब ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू। तो मॉड ऑफ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ किसका डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू। तो A1 के लिए अगर हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा A1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मीन वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू दैट इज A1। उसी तरह अगर फॉर A2 हमें क्या निकालना है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर निकालना था, हम उसको लिखेंगे डेल्टा A2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ A मीन वैल्यू तो सबके लिए सेम ही रहेगी माइनस A2। तो इस तरीके से हम हर एक इंडिविजुअल रीडिंग के लिए एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू वन बाय वन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट एस्टिमेशन ऑफ एरर है दैट इज कॉल्ड एज, हम उसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है एस्टिमेशन ऑफ एरर में दैट इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसके नाम से आपको समझ में आ रहा ही होगा, मीन ये वर्ड जुड़ गया, मतलब क्या, एवरेज। किसका एवरेज, एब्सोल्यूट एरर का एवरेज। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट द मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, जो हम वन बाय वन, देखो A1 के लिए एब्सोल्यूट एरर निकाले, A2 के लिए एब्सोल्यूट एरर निकाले, ऐसे जितने भी n नंबर ऑफ इंडिविजुअल रीडिंग है उन सब के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर्स को निकालेंगे। और अगर उन सब का हम एवरेज निकाल लिए दैट इज मीन निकाल लिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट, कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, इट इज नथिंग बट द मीन ऑफ ईच एब्सोल्यूट एरर। सो मीन निकालते वक्त क्या करते हैं हम, जितनी भी वैल्यूज होती है इंडिविजुअल सबका सम करते जाएंगे, बराबर है, वन बाय वन। सपोज n नंबर ऑफ इंडिविजुअल रीडिंग थी तो n नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर मिलेंगे और उन n नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है, मतलब डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN डिवाइडेड बाय n, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो देखिए बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा A मीन। डेल्टा A का मतलब क्या था हमारा बच्चों,
एब्सोल्यूट एरर, और डेल्टा ए मीन मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको जैसे हमने मीन वैल्यू के लिए हमने जैसे लिखे थे उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं 1/n समेशन ऑफ व्हाट, समेशन ऑफ डेल्टा ए आई, एंड आई वेरीज फ्रॉम 1 to n. So this is nothing but called as mean absolute error for the particular readings of an experiment. ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट कैटेगरी होगी, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या किए मीन एब्सोल्यूट एरर में, जितने भी एब्सोल्यूट एरर हमने 1 by 1 हर एक इंडिविजुअल रीडिंग के लिए कैलकुलेट किए थे, उन सब का एवरेज यानी मीन वैल्यू निकाले तो हमें मिल गया वैल्यू ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जैसे हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दिए रहते, जैसे हमें किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है स्मॉल ए, ठीक है, इस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू हमें कैसी दी रहती है, ए इज इक्वल टू हमें दिया रहता है ए मीन। देखो हमें लिखा कैसे जाता है इसको, कि जो भी हमें कैलकुलेटेड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं ए इज इक्वल टू, मतलब ए की जो वैल्यू है ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। इसका मतलब क्या है, हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो किसके बीच में रह सकती है, ए इज नथिंग बट ए मीन प्लस ए डेल्टा मीन, और ए मीन मतलब एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ए माइनस डेल्टा ए मीन। डेल्टा ए मीन मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमें जब भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू दी रहती तो इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, और इस फॉर्मेट से हमें पता चलता है कि हमारे जो फिजिकल क्वांटिटी उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, इन दो वैल्यूज के बीच में एक तो सम या डिफरेंस के बीच में उसकी एक्चुअल वैल्यू छुपी हुई रहती है। ठीक है बच्चों, अब जैसे हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, इसके बाद जो नेक्स्ट एरर होता है हमारे एक्सपेरिमेंट में जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव एरर। क्या बोला मैंने, रिलेटिव एरर। अब ये रिलेटिव एरर क्या होता है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रिलेटिव एरर इज नथिंग बट इट इज द रेशो ऑफ जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है टू द मीन वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर रीडिंग्स। क्या बोला मैंने, देयरफॉर रिलेटिव एरर इज नथिंग बट, क्या बोला, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू क्या होता है, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर दैट इज डेल्टा ए मीन टू द मीन वैल्यू ऑफ द ऑल रीडिंग्स। तो इन दोनों का अगर रेशियो लेते हैं दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ ऑल द रीडिंग्स इज नथिंग बट कॉल्ड एज रिलेटिव एरर। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में A1, A2, A3 ऐसे नंबर ऑफ रीडिंग्स दिए हैं और आपको बोलता है कि क्या निकालो, रिलेटिव एरर निकालो, तो सबसे पहले रिलेटिव एरर निकालने के लिए आपको वो जितनी भी रीडिंग्स है उनकी मीन वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर मीन वैल्यू का यूज करके आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, फिर जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स आते हैं उनका मीन निकालोगे, फिर हम मीन एब्सोल्यूट एरर और जो हमारी एक्चुअल मीन वैल्यू है उनका रेशो लोगे, तब आपको क्या मिलेगा, रिलेटिव एरर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें रिलेटिव एरर को कैलकुलेट करना है। और जो लास्ट कैटेगरी होती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज फिफ्थ नंबर परसेंटेज एरर। मैक्सिमम टाइम हमें न्यूमेरिकल में बोलता है कि परसेंटेज एरर निकालो। ठीक है, तो परसेंटेज एरर क्या होता है, इसके नाम से ही पता चलता है। परसेंटेज एरर इज नथिंग बट व्हाट, द रिलेटिव एरर इन अ परसेंटेज फॉर्म। जो हमारा रिलेटिव एरर है विच इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, उसी को हम परसेंटेज फॉर्म में अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालते हैं, हम किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो परसेंटेज एरर अगर हमें निकालना है बच्चों, तो परसेंटेज एरर इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, जो रिलेटिव एरर होता है दैट इज डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100,
दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज द परसेंटेज एरर। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर हमें कैलकुलेट करने के लिए आते हैं एग्जाम में। हमें नंबर ऑफ रीडिंग्स दी रहेंगी, मैंने आपको बताया। आपको परसेंटेज एरर निकालो बोला तो उसके पहले ये सब चीजें हमें वन बाय वन निकालना पड़ेगा। मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब हमें क्या मिलेगा, परसेंटेज एरर। तो बहुत ही सिंपल टर्म्स है, सिर्फ हमें इसको प्रॉपरली याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो एकदम सिंपल तरीके से हमने हर एक चीजों को समझा है। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल्स मैं आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए, उसको आपको ट्राई करना है, उसका आंसर आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए पूरे टाइप्स के एरर कैलकुलेशन, एस्टिमेशन ऑफ एरर तो हमारे हुए नहीं, क्योंकि अगर हम सभी चीजें यहीं लेने जाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी बनेगा और फिर आप लेंदी वीडियो को देखने के लिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं, लेजी बन जाते हो। तो और कुछ जो बचा हुआ पार्ट है एरर एस्टिमेशन का, दैट इज एरर इन सम एंड डिफरेंस, एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एरर्स होते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो लेक्चर में जितनी भी चीजें आपको बताई गई है इसको प्रॉपरली नोट डाउन करना है और इसके ऊपर आने वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हम जितने भी टाइप्स के एस्टिमेशन ऑफ एरर पढ़े थे, दैट इज मीन कैसे निकालना, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, तो उसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व करने के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। इसको आप जो आज के मतलब वीडियो लेक्चर में हम जितने भी फॉर्मूले बच्चों डिस्कस किए उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। वन बाय वन एक एक चीजें हमें प्रॉपरली कैलकुलेट करते जाना है। तो जैसे क्या बोला है बच्चों क्वेश्चन में, मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, फिर आपको इसको सॉल्व करके आने वाला जो भी आंसर्स आएंगे आपको उसको मेरे साथ शेयर करना है। तो क्या लिखा है बच्चों, इन ओहम्स एक्सपेरिमेंट द वैल्यूज ऑफ अननोन रेजिस्टेंसेस इज फाउंड आउट टू बी। ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट में हमने अननोन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू निकाले, तो उसकी डिफरेंट रीडिंग्स दिए, दैट इज 6.12 ओम, 6.09 ओम, 6.22 ओम, 6.15 ओम। तो ऐसी 4 रीडिंग्स दिए, तो इन रीडिंग्स को हम लिख लेंगे गिवन डेटा में A1, A2, A3, A4, ठीक है। फिर क्या निकालने बोला है, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर। तो सबसे पहले हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर, बट एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें मीन वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। तो जितनी भी 4 रीडिंग्स है चारों को सम करके डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आपको मीन वैल्यू मिलेगी। फिर हर एक इंडिविजुअल वैल्यू के साथ वैल्यू का डिफरेंस किसके साथ, मीन वैल्यू के साथ डिफरेंस लोगे हर एक इंडिविजुअल वैल्यू का, तो आपको क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद क्या निकालने बोला है, रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर मतलब क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। अब आपको उसके लिए सबसे पहले मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। आपके पास एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू है, उसका मीन लोगे तो आपको मीन एब्सोल्यूट एरर मिलेगा, और फिर उस मीन एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू के साथ रेशियो लोगे तो आपको मिलेगा रिलेटिव एरर, ठीक है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। और फाइनली बच्चों हमें निकालना है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर मतलब क्या है, जो भी हमारा रिलेटिव एरर आया उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करो, हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में आएगी, एंड दैट विल बी आवर आंसर, दैट इज परसेंटेज एरर। तो इस तरीके से बच्चों वन बाय वन हर एक स्टेप को प्रॉपरली कैलकुलेट करना है और आंसर्स निकालना है और उन आंसर को मेरे साथ शेयर करना है, ठीक है बच्चों। आज के वीडियो लेक्चर में हमने एरर एनालिसिस या एरर एस्टिमेशन का कुछ पार्ट डिस्कस किया और बचा हुआ कुछ पार्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर होपफुली वी आर गेटिंग ऑल द टर्म्स, है ना, बहुत सिंपल तरीके से मैंने डिस्कस किया आपके साथ और बहुत ही सिंपल टॉपिक था। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलते हैं, आपको नया नंबर मतलब नए जो एरर एस्टिमेशन है उसके नए टाइप्स देखेंगे वहां पर, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।